हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आज इस चैप्टर को हम वन गो में ही फिनिश कर लेंगे। एंड सिंस एवोल्यूशन वाला टॉपिक आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है तो हम बहुत ज़्यादा डीप में उसे नहीं पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको एक ब्रीफ और क्रिस्प आइडिया उसका भी दे दूंगी, बट हम मोस्टली फोकस करेंगे हेरिडिटी पे। अब बताओ हेरिडिटी क्या चीज़ है। हेरिडिटी जो कि एक जेनेटिक्स का पार्ट है, हम उसमें क्या चीजें पढ़ते हैं। इट इज जस्ट अबाउट द इनहेरिटेंस वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। आप अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर उनके जीन्स का मिक्सचर है। अब इस चीज से एक और टर्म आता है, वो है वेरिएशन। वेरिएशन क्या चीज है? वेरिएशन दो टाइप के भी होते हैं, जेनेटिक और सोमैटिक। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th एंड 10th। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर। अब देखो बच्चों, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो एक्सक्लूड हो चुका है आपके सिलेबस से। तो हम लोग मैक्सिमम 99% हम हेरिडिटी ही पढ़ने वाले हैं। 1% मैं आपको इवोल्यूशन के कुछ टच दे दूंगी, मतलब कि कुछ क्रिस्प आपको इंट्रोडक्शन करवा दूंगी इवोल्यूशन से, जितना कि आपके लिए ज़रूरी होगा। और इसलिए क्योंकि आगे चल के जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे हायर स्टडीज़ में, तो आपके बायोलॉजी के अंदर इवोल्यूशन एक सेपरेट चैप्टर होगा। तो ऐसा ना हो कि आपको उस चैप्टर के अंदर सब कुछ बिल्कुल नया सा लग रहा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है। तो आपको बस एक फैमिलियर टच देने के लिए मैं आपको इवोल्यूशन आज लास्ट में बिल्कुल शॉर्ट सा समझा दूंगी। तो हेरिडिटी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखो, आपको इस स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक सेल, फिर उसके बाद दिख रहा है क्रोमोसोम, फिर उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? तो यहाँ पर जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हेरिडिटी, ये एक जेनेटिक्स का पार्ट है। जेनेटिक्स क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ जीन्स। एंड जीन्स क्या है? एन इंफॉर्मेशन और अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट carries our genetic information and that is passed on from one generation to the other generation। तो कौन सा इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि एक इंसान का बच्चा इंसान ही क्यों पैदा होता है? क्योंकि इंसानों के ही सारे जीन्स उसके अंदर ट्रांसफर हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी दूसरे जानवर के जीन्स उसके अंदर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो जीन्स जो है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी लिविंग बींग्स के पूरे फिजिकल अपीयरेंस के लिए और इनफैक्ट उसके जेनेटिक कोड के लिए भी, ताकि वो आगे चल के अपने ऑफस्प्रिंग पर वो सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स का जो एक छोटा सा पार्ट होता है वो होता है जीन्स का। ठीक है, तो जीन्स क्या होते हैं? इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट कैरी ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जीन्स किस चीज से बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल से। यहाँ पर आपको एक डीएनए का स्ट्रैंड दिख रहा है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसी से बना हुआ होता है जीन्स। इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड इट इज मेड अप ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। आते हैं हम लोग चैप्टर के अंदर। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले मैं हट जाती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सेलिब्रिटी टच देने वाला ये स्लाइड है। अब आप देखो कि आप इन लोगों को तो बहुत मतलब अच्छे से पहचानते होंगे। ये है सैफ अली खान, ये है अमृता राव और ये दोनों हैं उनके बच्चे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा इब्राहिम अली खान अपने फादर से रिजेंबल कर रहे हैं और कितना ज्यादा सारा अली खान अपनी मदर अमृता राव से रिजेंबल कर रही है। तो ऐसा रिजेंबलेंस क्यों है भाई? बिकॉज इनके जीन जो है वो जब उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुए तो बहुत ही खूबसूरती से बहुत कम वेरिएशंस के साथ एक्सप्रेस हो गए। अब वेरिएशन वर्ड आ गया तो वेरिएशन का क्या मतलब होता है? अंतर होता है ना, अंतर, दो लोगों के बीच का अंतर, वही हो जाता है वेरिएशन, डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स जो है विच इज द स्टडी ऑफ जीन्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इन दोनों में से किसी एक के बिना दूसरा अधूरा है। हेरिडिटी है तो वेरिएशन होगा, वेरिएशन है दैट मीन्स
हेरिडिटी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ट्रांसमिट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी। कोई भी ट्रेट हो, अब देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि जैसे इनकी आंखें हैं वैसी ही उनके बच्ची की आंखें हैं, जिस तरह से इनके फेस का स्ट्रक्चर है, जिस तरह की स्माइल है, लिप्स का स्ट्रक्चर है, वैसा ही बहुत ही ज्यादा सिमिलर उनके बेटे का भी है। तो ये क्या है, ये ट्रेट्स है, ये खूबियां हैं, ये फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यही सारी चीजें जब ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनहेरिटेंस, या फिर हम इसे हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। The difference in the characters or traits between the parents and the offspring is called variation। जो भी डिफरेंस आता है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में, अब आप यहाँ पे देखो फिर से, आपको ये दोनों ना बहुत ज्यादा सिमिलर तो दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते रिजेंबल करते हुए तो दिख रहे होंगे, पर आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इनके हू बहू ही है। आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एकदम आइडेंटिकल है, क्योंकि ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनके बीच में वेरिएशन आ गया, अंतर आ गया। अब क्यों वेरिएशन आया है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वेरिएशन क्या होता है ये तो आप लोग को समझ में आ गया कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेट्स और कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग। पर वेरिएशन आता क्यों है, आता क्यों है ये बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं वेरिएशन होते कितने टाइप के हैं, पहले ये देख लें। चलो, अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब हो गया कि वेरिएशन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अक्यूमुलेट होगी, डिपॉजिट होगी। इस चीज से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर किसी भी तरह के रिप्रोडक्शन का क्या रिलेशन है? व्हेन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ध्यान से सुनना, द ऑफस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशन, द ऑफस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशन। जब भी एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उसके जो बच्चे होंगे, उनमें थोड़ा सा वेरिएशन तो आएगा ही आएगा, ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। बिल्कुल ध्यान से सुनना, और जो जो लाइनें मैं अंडरलाइन करती हूँ या फिर हाईलाइट करती हूँ उसको अपने नोट्स में जरूर मेंशन किया करो बच्चों, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स हैं और आप अगर इन कीवर्ड्स को अपने एग्जाम के आंसर्स में नोट डाउन करोगे तो आपके मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है अच्छे मार्क्स आने के। These variations are less in asexual reproduction and more in sexual reproduction। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब मान लो आप क्लास में बैठे हो, आपके बगल में आपका क्लासमेट बैठा हुआ है, मैम कुछ पढ़ा रही हैं, बोर्ड पर कुछ लिखवा रही हैं, आप क्या कर रहे हो, उनका ना देखकर अपने बगल वाले का देख देख कर कॉपी कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है ना बीच में कोई बच्चा आ गया, ठीक से दिख नहीं रहा है, आइट साइड वीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने बगल वाले से देखकर कॉपी कर रहे हो। अब बगल वाला जो है वो जिस भी हैंडराइटिंग में लिख रहा है, जिस भी तरह से लिख रहा है, वो आपके जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता ना। तो आप कॉपी कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो उसके कॉपी से देख देख कर, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कोई स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दो। हो सकता है जितने लाइन में उसने एक पैराग्राफ कंप्लीट किया है, आप उससे एक लाइन ज्यादा लिख लो, है ना। स्पेसिंग का, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब आप कॉपी करते हो। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप थोड़ी बहुत एकदम माइनर सी करोगे मिस्टेक, पर करोगे जरूर, है कि नहीं। तो अंतर तो आया ना, दोनों ने, आपने एकदम सारे के सारे कंटेंट उसके ही कॉपी किए, पर कहीं ना कहीं तो अंतर आया, तो वही है वेरिएशन। अब वेरिएशन जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना बच्चों, तो क्या होता है, बहुत माइनर वेरिएशन होता है, अंतर जो है बहुत कम होता है। एक बच्चे से जब आप कॉपी करते हो नोट्स तो आप बहुत कम मिस्टेक करोगे, पर अगर इस साइड भी आपका एक क्लासमेट बैठा हुआ है, आप इधर से भी देख रहे हो, इधर से भी देख रहे हो और अपना नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों से जब देखोगे ना तो बहुत हाईयर चांसेस होते हैं कि आप बहुत ज्यादा वेरिएशन लेकर आओगे, यानी कि ज्यादा मिस्टेक्स करोगे। सेम चीज ऐसे ही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि एक सिंगल पेरेंट है, वही अपनी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है अपने ऑफस्प्रिंग में। तो क्या होगा, डीएनए बिल्कुल कॉपी हो जाएंगे, एकदम जेरोक्स कॉपी हो जाएगा, और जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल लगने लगेगा, भले थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाए, थोड़ा बहुत, बहुत माइनर सा। वो भी क्यों होता है, किसी ना किसी मतलब म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है।
और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है बच्चों, तो वहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। अब दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स के जो जीन्स हैं वो मिक्सअप हो गए, हाइब्रिडाइज्ड हो गए और पास ऑन हो गए आप पे, यानी कि एक ऑफस्प्रिंग पे। अब उस ऑफस्प्रिंग के अंदर ना दो अलग अलग इंडिविजुअल के जीन्स कंबाइंड हैं, तो कौन से ट्रेट का जीन एक्सप्रेस होगा, कौन से ट्रेट का जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, ये डिटरमाइन करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया वेरिएशन के बारे में। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, दो तरह के वेरिएशंस होते हैं। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? सबसे पहला होता है सोमैटिक वेरिएशन, और दूसरा होता है जेनेटिक वेरिएशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, जल्दी से बताओ, सोचो सोचो, सोमैटिक और जेनेटिक का डिफरेंस बताओ। सोमैटिक यानी हमारे बॉडी के सेल्स, जो सेल्स हमारे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, उनको सोमैटिक सेल बोला जाता है। अब उनमें जो वेरिएशन आता है वो कभी भी अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं हो सकता, ट्रांसमिट नहीं हो सकता। कोई भी इंसान सोमैटिक वेरिएशन इनहेरिट नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स से। क्यों नहीं कर सकता? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है, उसका किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, उसके हाथ जल गए, ठीक है, मान लो आग लग गया और उसके हाथ जल गए, इतना दूर उसका पूरा स्किन जो है वो झुलस गया है और बर्निंग मार्क्स आ गए हैं उसके हाथ में। तो जब उसका बच्चा होगा ना, जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा, उसके हाथ में ऐसे कोई मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये सोमैटिक वेरिएशन है, बॉडी के सेल्स में ये चेंजेस आए हैं, वो कभी भी पास ऑन नहीं होता अपने ऑफस्प्रिंग पे। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पर जीन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं पे कोई ऐसा डैमेज हो गया बॉडी में जिसकी वजह से जेनेटिक कोड अगर म्यूटेट हो गया, म्यूटेशन आ गया, तो वो चीज जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। तो वो कहाँ आ जाएगा? जेनेटिक वेरिएशन के अंदर आ जाएगा। अब जेनेटिक वेरिएशन का एक प्राइम एग्जांपल देख लो, जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो डीएनए सीक्वेंस के चेंज होने की वजह से, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, एक सीक्वेंसिंग चेंज हो जाती है, पूरा डीएनए प्रोफाइलिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो सीधा सीधा पास ऑन हो जाएगा अपने ऑफस्प्रिंग पे, और वो जब पास ऑन होगा ऑफस्प्रिंग पे, तो वो ऑफस्प्रिंग जरूर से जरूर उस ट्रेट को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इसीलिए वेरिएशंस कैन बी यूजफुल एंड वेरिएशंस कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। Some variations are useful variation and they help the organism to adjust the changes in the environment. कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो यूजफुल होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, और वो हेल्प करते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट में आने वाले बहुत सारे चेंजेस को अडेप्ट कर सके। पर कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म मर भी सकता है, डाई भी कर सकता है, दे में डाई एंड बिकम एक्सटिंक्ट। तो कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं। अब सोचो कि मान लो एक पेरेंट है, उसके अंदर कुछ डीएनए म्यूटेशंस हो गए, मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग ही उसकी चेंज हो गई और सीक्वेंस भी चेंज हो गया, मतलब बिल्कुल गड़बड़ सी हो गई उसके जेनेटिक प्रोफाइल के अंदर। तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा ना, तो उसके ऑफस्प्रिंग में ही वो सारा डिफेक्ट आ जाएगा, वो सारा डिफेक्ट दिखने लग जाएगा। पेरेंट भले सर्वाइव कर जाए, पर बच्चे का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने कहीं पर ऐसा सुना भी होगा, किसी सीरियल में, मूवी में, कहीं पर भी ऐसा सुना होगा ना कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसका जो फीटस होता है, उस फीटस के अंदर जब जेनेटिक डिसऑर्डर्स डायग्नोस किए जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा ज्यादा, तो इससे बेटर है कि या तो आप अबॉर्शन करवा लो, या फिर इस चीज को माइंड में रखो कि ये बच्चा पैदा होने के बाद कुछ ही साल तक जी पाएगा, उसके बाद वो मर जाएगा।
क्यों ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है? क्योंकि डॉक्टर्स को पता होता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर हमने डायग्नोस किया है उस जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ इस एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करना तो पॉसिबल नहीं है, और ऐसा होता भी है। अगर बच्चा किसी भी वजह से बच भी गया एट द टाइम ऑफ बर्थ, पर वो ज्यादा साल तक वो जी नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, कुछ वेरिएशंस ऐसे हैं जो उसके लिए अनफेवरेबल है, और कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो यूजफुल भी होते हैं। अब बाय द टाइम, अब यहाँ पर ना इवोल्यूशन का भी एक थोड़ा सा टच आ गया। इवोल्यूशन क्यों होता है, हम इवॉल्व क्यों होते हैं? पहले कैसे थे हम? आदि मानव से थे ना हम, कैसे थे? 4 पैरों पे चलने वाले थे, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो सीधी होती गई, इरेक्ट होती गई, और अब हम सिर्फ 2 अपने पैरों पे चलते हैं और हाथ हमारा मैनुअली काम करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम इवॉल्व हुए, धीरे धीरे जो वेरिएशंस आने लगे वो वेरिएशन हमारे लिए यूजफुल हो गए, और उस वेरिएशन की वजह से हम अपने इन्वायरमेंटल कंडीशन में बहुत अच्छे से, बहुत इजीली अडेप्ट करने लग गए। तो ये क्या हो गया? एक यूजफुल वेरिएशन हो गया, और जो मैंने डिसऑर्डर वाला बताया वो क्या हो गया? एक हार्मफुल वेरिएशन हो गया। तो उसी के बारे में है कि अक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन किस तरह से अक्यूमुलेट हो रहा है, हार्मफुल तरीके से हो रहा है या यूजफुल तरीके से हो रहा है। अब आते हैं हम लोग हेरिडिटी पे। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। अभी जस्ट हमने यही सारी चीजें पढ़ी, और वेरिएशन का भी देख लो। द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर और ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स क्या होते हैं? मान लो कानों के जो लोब्स होते हैं ना, देखो ये लोब्स, कान दिख रहे हैं मेरे, ये लोब्स, किसी के ना ये जॉइंटेड होते हैं, किसी के ये फ्री होते हैं। मेरे फ्री हैं, मेरे जॉइंटेड नहीं है, ठीक है, अटैच्ड ईयर लोब्स नहीं है। अटैच यानी कि जो ईयर लोब्स है ना वो बिल्कुल इस पार्ट से अटैच होते, कुछ लोगों के होते भी हैं। तो वो क्या हो गया? एक ट्रेट हो गया। 2 तरह के ट्रेट्स पाए जा रहे हैं कानों में, कि एक हो गया फ्री लोब और एक हो गया अटैच लोब। तो ये हो गया ट्रेट। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, बालों का रंग हो गया, स्किन का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, आंखों का शेप हो गया, लिप्स का शेप हो गया, नाक का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो गया, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, जो भी फिजिकल अपीयरेंस या फिर कोई भी तरह का फीचर अगर है बॉडी में, और वो सिर्फ एक ही तरह का नहीं है, वो एक से ज्यादा तरीकों का है, तो वो क्या है? वो ट्रेट है। या तो एक इंसान का कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, या तो एक इंसान का कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा। कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग काले होते हैं। अब ये चीज जेनेटिक्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स गोरे गोरे से हैं लेकिन बच्चा जो है वो थोड़ा सा सांवला है, तो स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है वो कैसे डिटरमाइन हुई? हो सकता है कि उन दोनों के अंदर एक रिसेसिव जीन होगा कॉम्प्लेक्शन को लेकर, दोनों रिसेसिव मिल गए और वो एक्सप्रेस हो गया। ये चीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है जेनेटिक्स। एक बार आप अगर इस चीज में घुस गए ना तो प्यार हो जाएगा जेनेटिक्स से। तो ट्रेट्स जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। अब देखो कौन कौन से तरह के। कोई भी फीचर मैंने बोला है ना, किसी भी तरह का फीचर, या तो पर्सन ऐसा होगा या तो पर्सन वैसा होगा। तो ये जो ऐसा और वैसा है ना, ये क्या है? ट्रेट्स हैं। तो या तो एक पर्टिकुलर ट्रेट रिसेसिव होता है या तो वो डोमिनेटेड होता है। अब देखो ट्रेट्स किस तरह के होते हैं। एक होते हैं अक्वायर्ड और दूसरे होते हैं इनहेरिटेड। दोनों जो टर्म्स है ना बच्चों, इनहेरिटेड और अक्वायर्ड, दोनों कहीं ना कहीं सोमैटिक वेरिएशन और जेनेटिक वेरिएशन से मिलते जुलते हैं। क्या, क्यों मिलते जुलते हैं? अब देखो ध्यान से। अक्वायर्ड वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ टाइम में अक्वायर कर लिया। कोई भी एक ऐसा फीचर जो उसके पेरेंट्स में नहीं मौजूद था, जिससे उसके जीन्स का कोई लेना देना नहीं है, पर उसने अक्वायर कर लिया, उसका सोमैटिक वेरिएशन आ गया, ठीक है, उसके अंदर एक सोमैटिक वेरिएशन आ गया। मान लो एक इंसान है, उसके मम्मी पापा बिल्कुल भी स्मोक नहीं करते थे, ड्रिंक नहीं करते थे, कोई ड्रग्स व्रग्स कुछ नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उस बच्चे में क्या हो गया? बुरी आदतें आ गई और वो स्मोक करने लग गया या ड्रिंक करने लग गया या फिर एडिक्टेड हो गया अल्कोहल से, ड्रग्स से, जो भी चीजें, ठीक है। तो वो कैरेक्टर, वो फीचर,
वो पर्टिकुलर ट्रेट उसने खुद एक्वायर की है अपने लाइफ टाइम में। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका जो बच्चा पैदा हो वो भी मतलब पैदा होते के साथ नहीं होता है ड्रिंक करता हुआ है, मतलब बच्चे छोटा बच्चा है उसको अगर दूध दे रहा है तो दूध नहीं पी रहा, वो शराब पीने के लिए डिमांड कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक अल्कोहलिक का बच्चा अल्कोहलिक हो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब वो आगे चल के खुद एक्वायर कर ले तो वो अलग चीज है, पर वो जेनेटिकली एक्वायर करे ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं बच्चों जो हम अपने पूरे लाइफ में एक्वायर करते हैं। अभी मैंने जो एग्जांपल बताया ना कि वो जलने वाला, कि उस पर्सन का जो ये हाथ था पूरा जल गया और यहाँ पे उसके बर्निंग मार्क्स आ गए, तो उसके बच्चे में वो मार्क्स नहीं आएंगे, वो उसने खुद एक्वायर किए हैं वैसा जला हुआ हाथ, क्योंकि किसी एक्सीडेंट की वजह से उसका हाथ जल गया था, उसने एक्वायर कर लिया वो ट्रेट। पर इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है वो जेनेटिक वेरिएशन से रिलेटेड होता है बच्चों। इनहेरिटेड ट्रेट में ट्रेट्स हम एक्वायर करते हैं फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, फ्रॉम आवर पेरेंट्स, हम उस चीज को अपने साथ लेकर चलते हैं। ठीक है, हम जेनेटिकली उस चीज को अपने साथ लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में भी आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि तुम तो अपने मम्मी पे गई हो, तुम तो अपने पापा पे गई हो, ऐसा सुना है ना, मैंने तो बहुत सुना है। तो तुम्हारे बाल बिल्कुल तुम्हारी मम्मी की तरह है, तुम्हारे आंख तुम्हारे नैन नक्श तुम्हारे पापा की तरह है, या फिर तुम्हारे घर में कोई एक रिलेटिव होंगे उनकी तरह है, इस तरह से बोलते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर ट्रेट हम कैरी कर रहे हैं ना, चाहे वो हमारे बाल हो, चाहे हमारा आंख हो, चाहे हमारा स्माइल करने का तरीका, कोई भी चीज हो, वो सारी चीजें हमने इनहेरिट की अपने पेरेंट्स से या फिर हम अपने एंसेस्टर्स से, अपने रिलेटिव से। तो ये हो गया दो तरह के ट्रेट्स। अब आगे चलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स पे, थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में देखते हैं। अ चाइल्ड बेयर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स। अब देखो, इंसान का बच्चा इंसान जैसा लगता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा लगता है, गधे का बच्चा गधे की तरह लगता है। तो ये क्या कर रहे हैं, वो बच्चे अपने पेरेंट्स के सारे फीचर्स को इनहेरिट कर रहे हैं, तभी वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे भी नहीं दिख रहे, क्योंकि उनके दो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स का कंबाइन जीन उनके अंदर गया है, तो वेरिएशन आया, पर उनके जो बेसिक फीचर्स होते हैं उसमें ज्यादा अंतर नहीं आया। ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट वेरिएशन, एग्जाम्पल वेरिएशन इन ईयरलोब्स। अभी मैंने बताया ना कि बहुत लोगों के फ्री ईयरलोब्स होते हैं, जैसे कि मेरे हैं, और बहुत लोगों के अटैच्ड होते हैं। ओके, तो ये वेरिएशन बहुत सारे लोगों में आपको देखने को मिलेगा, दो तरह के ईयरलोब्स। अब देखो, मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव फ्री ईयरलोब्स, जो कि एक डोमिनेंट ट्रेट है। मेरे पास जो है ना फ्री ईयरलोब्स, ये डोमिनेंट है, याद रखना। एंड सम हैव अटैच्ड ईयरलोब, दैट इज अ रिसेसिव ट्रेट। हो सकता है कभी कभी जिन बच्चों का मतलब ईयरलोब जो है वो अटैच्ड होगा, तो हो सकता है कि उसके पेरेंट्स से जो उसको जीन्स मिली उसमें से रिसेसिव वाला जो ट्रेट है वो डोमिनेट कर गया, वो एक्सप्रेस कर गया। ठीक है, डोमिनेंट वाला जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो दब गया। अब डोमिनेंट और रिसेसिव भी मैं समझाऊंगी, डोंट वरी, आगे देखते रहो। आ जाते हैं मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन पे। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, हु वाज मेंडल? ग्रेगर जोहान मेंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। इनफैक्ट इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स? क्योंकि जेनेटिक्स की दुनिया में इन्होंने जो रेवोल्यूशन लाया है वो अनमैच्ड है। बहुत ही अच्छी थ्योरीज, फॉर्मूलेज, और मतलब इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना सारे के सारे लॉज को, इट इज जस्ट ट्रूली रिकमेंडेबल। Characters are transferred through genes present in the DNA molecule in the chromosomes present in the nucleus of the cell. Characters जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं जीन्स के थ्रू। जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है? डीएनए मॉलिक्यूल में, इन द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल।
कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स में, और क्रोमोसोम्स कहाँ पर है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट्स इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर्स, one from the father and one from the mother। ये चीज तो अभी मैंने जस्ट समझाई है आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनहेरिटेंस जो होता है किसी भी कैरेक्टर का, वो क्यों होता है? क्योंकि उसके फादर और मदर जो है इक्वल अमाउंट में जीन्स को कंट्रीब्यूट करते हैं और वो मिक्सअप होके अपने ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो जाता है। सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर्स, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट हैं। अब एक के पास हो सकता है कि फ्री ईयरलोब का ट्रेट हो, एक के पास अटैच्ड ईयरलोब का ट्रेट हो। दोनों मिक्सअप हो गए और दोनों ट्रेट्स जो है मिक्सअप हो गए, अपने ऑफस्प्रिंग पे आ गए। अब दोनों में से कौन सा एक्सप्रेस कर जाएगा, डोमिनेंट वाला या रिसेसिव वाला? दैट इज अ मैटर ऑफ चांस। तो दोनों में से कोई भी अगर एक्सप्रेस कर गया तो उस बच्चे के अंदर या तो उसके मम्मी के जैसे ईयरलोब्स होंगे या तो उसके पापा के जैसे ईयरलोब्स होंगे। वेरी सिंपल। Gregor Johann Mendel conducted experiments with garden pea plants and determined the rules for the inheritance of traits। Gregor Johann Mendel ने क्या किया था? उन्होंने लगभग शायद 1856 से 1857 के दौरान उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने गार्डन पी प्लांट को इसलिए चुना बच्चों, क्योंकि एक तो उसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट होती है। लाइफ साइकिल शॉर्ट होगी तो उसको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम के अंदर बहुत सारे लाइफ साइकिल स्टडी करने का मौका मिलेगा। तो वो बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स को इंडिविजुअली भी स्टडी कर सकते हैं, और वो जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं हर एक लाइफ साइकिल में, कभी पौधा जो है वो टॉल निकल जा रहा है, किसी अगले लाइफ साइकिल में पौधे का जो पॉड है वो रिंकल्ड हो जा रहा है, कभी ग्रीन हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज को वो स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा प्लांट चुना जिसकी लाइफ साइकिल शॉर्ट हो। उसके साथ साथ पी प्लांट जो है वो बहुत इजीली रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब बहुत इजीली जो है वो प्लांट जो है वो बड़ा हो जाता है और बहुत जल्दी वो रिप्रोड्यूस पॉलिनेट कर जाता है। ये अच्छा पॉइंट है, पॉलिनेट अच्छे से कर जाता है, जल्दी कर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उनकी स्टडी में ज्यादा क्या बोलते हैं, उनकी स्टडी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जल्दी से वो पॉलिनेट कर रहा है, उनको जल्दी सारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। अब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट चूज करोगे जो सालों लग जाए जिसको कंडक्ट करने में और जिसके रिजल्ट निकलने में, या फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट चूज करोगे जिसका रिजल्ट आप तुरंत देख सकते हो, तो ऑब्वियसली तुरंत वाला ही आप चूज करोगे। तो इस वजह से पी प्लांट को ही उन्होंने चूज किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दिख रहे थे। पी प्लांट में बहुत ही, मतलब सामने से आप देख सकते हो कितने सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ पे है ना, व्हाई डज मेंडल चूज पी प्लांट, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ये देखो बच्चों, ये है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे? सबसे पहले आते हैं सीड के शेप पे। तो पी प्लांट का जो सीड था ना, उसका शेप 2 तरह का उन्होंने देखा। एक देखा उन्होंने राउंड और एक देखा उन्होंने कि रिंकल्ड हैं, यानी कि मुरझाए से, श्रिंक्ड हैं। फिर उन्होंने देखा सीड का कलर, तो उन्होंने देखा कि 2 तरह के सीड के कलर हो रहे हैं, यहाँ पे तो येलो भी हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन हो रहा है। फिर उन्होंने पॉड यानी वो जो मटर का छिलका नहीं होता, तो जो ऐसा तोड़ के आप उसके अंदर से मटर के दाने निकालते हो। अभी तो ठंड का मौसम है, आपके घर पे कितने बार मटर आ रहे होंगे, देखना उसको देखना। तो पॉड का जो शेप है ना, तो उन्होंने देखा कि 2 तरह के शेप आ रहे हैं। एक तो बिल्कुल इन्फ्लेटेड, एकदम मतलब सुहास सा दिखने वाला, एक है कंस्ट्रिक्टेड, यानी कि आपको देखकर ही आप गिन सकते हो कि उसके अंदर कितने मटर के दाने हैं। ठीक है। फिर आता है पॉड का कलर। तो पॉड के कलर भी आप खुद देखते होगे, आपके घर में आता होगा मटर, तो आप देखते होगे कि कुछ पॉड के कलर जो है ना बिल्कुल अच्छे से ग्रीन वाले हैं और कुछ येलोइश टाइप के होते हैं, येलो हो जाते हैं बाय द टाइम। तो 2 तरह के तो 2 तरह का पॉड का कलर उन्होंने देखा, ग्रीन देखा और येलो देखा।
उन्होंने देखा फ्लावर का कलर, तो उन्होंने देखा कि दो तरह के फ्लावर के कलर हो रहे हैं पी प्लांट पे, एक पर्पल कलर भी हो रहा है, एक व्हाइट कलर भी हो रहा है। फिर उन्होंने देखा फ्लावर का पोजीशन, दैट इज एक्सियल और टर्मिनल। उन्होंने क्या देखा कि जो फ्लावर का पोजीशन है, लोकेशन है, या तो वो साइड बाय साइड फ्लावरिंग कर रहा है या फिर बिल्कुल प्लांट के एंड में, टर्मिनल में फ्लावरिंग कर रहा है। फिर उन्होंने प्लांट का साइज देखा कि कुछ प्लांट जो हैं वो टॉल हो रहे हैं, कुछ प्लांट शॉर्ट हो रहे हैं, ड्वार्फ हो रहे हैं। तो उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने स्टडी के लिए। और उन्होंने क्या देखा कि जितने भी आप ये ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो ना, ये सारे डोमिनेंट हैं, और जितने भी आप नीचे के कैरेक्टर्स देख रहे हो, नीचे के ट्रेट्स देख रहे हो, ये सारे रिसेसिव हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दो तरह के केस में। दो तरह के केस में जो पहला केस था वो उनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने प्लांट को क्या किया, सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर को ही क्रॉस कराया। यानी कि या तो उन्होंने सिर्फ एक टॉल वाला कैरेक्टर लिया, या पॉड के शेप का कैरेक्टर लिया, या पॉड के कलर का कैरेक्टर लिया। मतलब जितने भी आपने यहाँ पे कैरेक्टर्स देखे ना, उनमें से उन्होंने कोई एक चूज कर लिया। कौन सा अभी चूज किया, प्लांट का साइज अभी उन्होंने चूज किया। एक कैरेक्टर को लेकर दो प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिया, यानी कि पॉलिनेशन करवा दिया। अब उसमें क्या हुआ, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट वाज क्रॉस्ड। दो तरह के ट्रेट्स, एक टॉल एक शॉर्ट। तो इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसे क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नोट्स में लिख लो, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ टू प्लांट्स दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि एक ही कैरेक्टर को लिया गया दो अलग अलग प्लांट में, और वो कैरेक्टर जो थे दोनों के एलिल्स अपोजिट थे। अब एलिल्स क्या है ये भी देख लो। एलिल इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ ट्रेट। ऑल्टरनेटिव ऑफ ट्रेट का क्या मतलब हो गया कि कोई एक ट्रेट है, यानी कि प्लांट का साइज एक ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो प्लांट का साइज या तो टॉल हो सकता है या तो शॉर्ट हो सकता है। दो तरह के ऑल्टरनेटिव्स है, तो वो दोनों अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव्स है उनको ही एलिल्स बोला जाता है। टॉल एलिल, शॉर्ट एलिल, ठीक है। तो एलिल्स याद रखना कि क्या होता है। तो जब हम दो अलग अलग एक ही कैरेक्टर के दो अलग अलग एलिल्स को लेते हैं जो कि दो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट हैं, उनका जब क्रॉस कराते हैं तो उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब क्या हुआ उसमें, जब एक टॉल पी प्लांट को और एक शॉर्ट पी प्लांट को क्रॉस करवाया गया, तो क्या उसमें से ऑब्टेन हुआ, उसमें से सारे के सारे टॉल प्लांट ही ऑब्टेन हुए फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब सेकेंड जनरेशन, यानी कि उनको आपस में जब क्रॉस करवाया जाएगा, उनको जब सेल्फ पॉलिनेट कराया जाएगा, तो F2 जनरेशन होगा, दूसरा जनरेशन। उसमें क्या हो रहा है ये देखते हैं। When first generation plant were self pollinated, पहले तो दो अलग अलग प्लांट का पॉलिनेशन हुआ, बाद में उनके जो 4 ऑफस्प्रिंग्स निकले उनको आपस में पॉलिनेट कराया गया, उसको आपस में सेल्फिंग कराया गया। इसको सेल्फिंग भी बोला जाता है इस टर्म को। तो क्या हुआ, he obtained tall and dwarf plants in the ratio 3:1। अब रेशियो वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3:1 क्या होता है, 1:2:1 क्या होता है, अभी आगे चल के अगले स्लाइड में हम लोग ये चीज देखेंगे। इन द सेकेंड जनरेशन F2 जनरेशन में क्या हो गया, डॉर्फ वाला प्लांट भी एक्सप्रेस हो गया। यानी कि पहले जनरेशन में तो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट जीन ही एक्सप्रेस हो पाए, यानी कि सारे के सारे प्लांट टॉल हो गए, पर दूसरे जनरेशन में डॉर्फ प्लांट भी एक निकल के आ गया, यानी कि एक रिसेसिव जीन भी एक्सप्रेस हो गया। द रेशियो प्योर टॉल, hybrid tall and pure dwarf was in the ratio 1:2:1। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, ध्यान से देखना बच्चों। 3:1 जो है ना, ये क्या है आपका फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो। अभी मैं बता रही हूँ कि इसको क्या क्यों ऐसा कहते हैं। और 1:2:1 जो है वो है जीनोटाइपिक रेशियो।
जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो में क्या डिफरेंस है। अब देखो अगले स्लाइड में मैं जब आपको दिखाऊंगी ना कि कैसे उनका सेल्फ क्रॉसिंग हुआ और कैसे कैसे वो हुआ, तो फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वही देखते हैं पहले। हाँ, ये देखो अब ध्यान से, पेरेंट्स, दो पेरेंट्स चुने गए, एक टॉल चुना गया, एक शॉर्ट चुना गया, दोनों की क्रॉसिंग की गई। तो क्रॉसिंग में क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी जो है वो टॉल के लिए है और स्मॉल टी वाला जो एलिल है वो डॉर्फ के लिए है। तो F1 जेनरेशन में जो दो ऑफस्प्रिंग बने वो कैसे थे, वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो तरह के, और दोनों जो होंगे वो कैसे होंगे, टॉल होंगे। एक चीज ध्यान में रखो बच्चों, डोमिनेंट प्लस रिसेसिव इज इक्वल टू डोमिनेंट। ये चीज एकदम दिमाग में रखना। अगर एक कैरेक्टर के अंदर, एक ट्रेट के अंदर डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट है तो वो डोमिनेट करेगा ही करेगा, उस ट्रेट का जो भी कैरेक्टर होगा वो डोमिनेट करेगा ही करेगा। अगर दोनों के दोनों एलिल, अगर R प्लस R हो जाता ना, दोनों के दोनों एलिल रिसेसिव जीन को लेकर आते तो वो रिसेसिव वाला एक्सप्रेस हो जाता, यानी कि ड्वार्फ हो जाता। तो यहां पर एटलीस्ट एक कैपिटल टी तो प्रेजेंट है ना, एक कैपिटल टी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो यानी कि टॉल होना ही होना है। अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस क्यों नहीं, हेट्रोजाइगस क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एलिल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि दोनों अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए यहाँ पे हेट्रोजाइगस। अगर होमोजाइगस होता तो या तो कैपिटल टी होता या तो स्मॉल टी होता, यानी कि जब एक जैसे एलिल्स प्रेजेंट होते हैं इन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक ही जैसे एलिल, या तो स्मॉल टी या तो कैपिटल टी, उसको कहते हैं होमोजाइगस ट्रेट। या तो रिसेसिव होगा या तो डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस रिसेसिव या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, पहला जनरेशन निकल गया, पहले जनरेशन को आपस में ही क्रॉस करा दिया हमने, तो उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स बने ना वो इस तरह से बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसके बाद क्या बन रहा है, ये देखो, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी इतने और स्मॉल टी इतने। मैं इसको करके दिखा दूं कि आप लोगों को, तो थोड़ा आपको इजी लगेगा। चलो मैं करके दिखा देती हूँ। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह होगा। वेट, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगर सबको सेग्रीगेट कर दिया गया सारे के सारे एलिल को, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल टी, यहाँ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी आ गया कैपिटल टी और यहाँ पे आ गया दोनों स्मॉल टी। अब ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों है होमोजाइगस, ये हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट और ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन बच्चों ये दोनों क्या हो गए, हेट्रोजाइगस। अब ये मैटर नहीं करता कि वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। जब फिनोटाइपिक की बात आती है, जब फिनोटाइप की आती है, फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जीनोटाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे फिनोटाइप लिखा हुआ है। फिनो वर्ड से आ जाता है ना, फिजिकल अपीयरेंस, दिखने में 3 प्लांट्स जो होंगे वो टॉल होंगे, दिखने में तो तीनों टॉल हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से जो 2 है ना उसका जीनोटाइप डिफरेंट है, और एक का जीनोटाइप कुछ और है, एक का जीनोटाइप डबल टी है, लेकिन बाकी 2 का जीनोटाइप
कैपिटल टी और स्मॉल टी है, लेकिन दिखने में, बाहर से दिखने में तीनों जो है वो टॉल रहेंगे। तो ये इसका मतलब होता है। और जीनोटाइप क्योंकि डिफरेंट है बच्चों, तो जीनोटाइप की रेशियो भी डिफरेंट हो जाएगी, 1:2:1। और फिनोटाइप क्या हो गया, दिखने में तीनों टॉल हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो मैंने बोला था अगर एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हुआ तो वो जरूर डोमिनेट करेगा, वो जरूर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे तीनों दिख रहे हैं कि ये टॉल है, तो फिनोटाइप यानी कि फिजिकल अपीयरेंस वाला जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 3:1। अब समझ में आ गया होगा आपको, आई होप सो। चलते हैं हम लोग अगले केस में, यानी कि जब प्लांट को दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ क्रॉस कराया गया तब क्या रिजल्ट निकला। तो यहाँ पे ये पाया गया पी प्लांट हैविंग टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, शेप और कलर को ले लिया गया, सीड के शेप और कलर को हमने ले लिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए। ही सेलेक्टेड, यानी कि मेंडल की बात हो रही है, ही सेलेक्टेड प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। राउंड और येलो जो है वो डोमिनेंट एलिल है उस ट्रेट का, और रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, ये ध्यान रखना। एंड क्रॉस पॉलिनेटेड देम, उनका क्रॉस करवा दिया गया। He obtained all plants with round yellow seeds in the F1 generation. When these plants were self-pollinated in the F2 generation, out of 16 plants, 9 had round yellow यानी कि डोमिनेंट वाला, और 3 had round green यानी heterozygous type of, और 3 had wrinkled yellow यानी कि वो भी हेट्रोजाइगस, और 1 had wrinkled green यानी कि प्योर होमोजाइगस सीड इन द रेशियो 9:3:3:1। अब 9:3:3:1 जो है ना बच्चों, ये क्या है, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो नहीं है, जीनोटिपिक है। देखो अब ध्यान से, यहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हमने लिया प्लांट जिसके अंदर हमने राउंड ग्रीन सीड्स को चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए, एक प्लांट लिया जिसमें रिंकल्ड येलो सीड्स हैं, दोनों को क्रॉस कराया, तो जो पहली जनरेशन बनी ना बच्चों, उनमें किस तरह के ट्रेट्स देखने को मिले, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आई। जैसा पहले वाले में केस हुआ ना, सेम वैसा इसमें भी हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा ट्रेट डोमिनेट किया, कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस किया, कि उस प्लांट के जो सीड्स थे वो राउंड थे और येलो थे, जो होना चाहिए एक डोमिनेंट कैरेक्टर में। ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि अंदर से जो जीनोटिपिक रेशियो है ना, उसमें रिसेसिव भी अब ऐड हो चुका है। वो भले दिखने में राउंड एंड येलो है, लेकिन अंदर में वो क्या है, कहीं ना कहीं रिसेसिव ट्रेट भी मौजूद है। तो जब उनको आपस में क्रॉस कराया जाएगा, सेल्फिंग कराई जाएगी, तो देखो क्या निकलता है। जब उनको आपस में सेल्फिंग कराई गई तो राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ऐसे ही करते करते करके हमने दूसरे वाले को भी उसी तरह से क्रॉस कराया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेट करा दिया। तो देखो इस तरीके का आपके सारे दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ये प्योर होमोजाइगस राउंड एंड येलो सीड है। प्योर का मतलब हो गया एक भी अंतर वाला जो एलिल होता है, अलग टाइप का जो एलिल होता है वो नहीं दिख रहा आपको। यहाँ पे दोनों प्योर दिख रहे हैं, प्योर राउंड और प्योर येलो। यहाँ पे आपको प्योर राउंड तो दिख रहे हैं, लेकिन एक हेट्रोजाइगस येलो सीड का एक एलिल दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको एक राउंड और एक येलो जो है वो डोमिनेट वाला दिखेगा। यहाँ पे भी आपको एक राउंड और एक येलो जो है डोमिनेट वाला दिखेगा। सेम चीजें यहाँ पे भी होगी, यहाँ नहीं होगी। यहाँ पे राउंड तो है लेकिन येलो सीड्स नहीं है, यहाँ पे ग्रीन सीड्स हैं। तो एक जो हो गया ना, एक ये अलग सा निकल गया। फिर यहाँ पर भी सेम वही चीज होगा, यहाँ पे दूसरी चीज हो जाएगी, यहाँ पे इसके जैसा हो जाएगा। यहाँ पे राउंड सीड तो होगा ये, लेकिन ग्रीन सीड्स हो जाएंगे। राउंड तो होंगे पर ग्रीन होंगे। फिर यहाँ पे भी सेम हो गया, यहाँ पे भी सेम हो गया, यहाँ डिफरेंट हो गया, यहाँ डिफरेंट हो गया, ये भी सेम हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, और ये डिफरेंट हो गया। तो क्या हो गया, हम फाइनल देखते हैं। तो फाइनल हमें ये वाला रेशियो मिलता है 9:3:3:1 कि 9 कौन से होंगे, राउंड और येलो हो जाएंगे। 3 कौन से होंगे, राउंड होंगे पर ग्रीन सीड्स होंगे। 3 होंगे,
कि रिंकल्ड सीड होंगे लेकिन येलो सीड होंगे, और एक होगा जो रिंकल्ड भी होगा और ग्रीन भी होगा, RY। समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग कि हाउ डज दीज ट्रेड गेट एक्सप्रेस्ड, कैसे ये सारे ट्रेड्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि ठीक है मैम समझ में आ गया कि डोमिनेंट एलील भी है, रिसेसिव एलील भी है, पर कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है। तो ये देखो बच्चों, डीएनए इज इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेनी प्रोटीन इन अ सेल। बहुत सारे प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेल को। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन। यानी कि एक छोटा सा सेक्शन जो डीएनए का होता है वो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए, उसी को कहते हैं जीन ऑफ दैट प्रोटीन। Genes control traits producing protein. Example, plant height depends on a growth hormone. यानी कि जीन क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है उन ट्रेट्स को जो प्रोटीन बनाने वाले हैं, जो उन ट्रेट के लिए प्रोटीन बनाने वाले हैं। यानी कि प्लांट हाइट जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इफ इट इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू एन एंजाइम, यानी कि एंजाइम क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं। All enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. जितने भी enzymes होंगे वो कहीं ना कहीं प्रोटीन का ही एक सिंथेटिक फॉर्म होंगे। This enzyme is synthesized due to an enzyme. अब ये एंजाइम जो है ये प्रोटीन से ही सिंथेसाइज किए गए हैं। This enzyme is in wait, ये लाइन गलत है। This enzyme is synthesized, एक्चुअली लाइन सही है पर इसमें कुछ एडिशन हो गया है। दिस एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड ड्यू टू अ जीन। एक जीन की वजह से ही ये एंजाइम सिंथेसाइज किए जाते हैं। कैसे सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, कोई एक एफिशिएंट एंजाइम है, उसमें बहुत सारे और ज्यादा हार्मोन ऐड कर दिए गए तो वो टॉल प्लांट हो गया। टॉल प्लांट क्यों हो गया, क्योंकि टॉलनेस जो होती है प्लांट की वो किस चीज से की वजह से होती है, किस चीज की वजह से रिस्पॉन्सिबल होती है, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ऐड कर दिया गया उस एंजाइम में तो क्या हो गया, टॉल प्लांट हो गया। वही अगर ऑल्टरनेशन ऑफ जीन की बात करें तो अगर कम एफिशिएंट एंजाइम है और उसमें कम हार्मोन ऐड किया गया तो वो प्लांट बेचारा शॉर्ट रह गया, ठीक है। According to Mendelian experiment, both parents contribute DNA equally यानी कि copy of same genes to the progeny. Thus, each pea plant inherit two set of all genes. For this, each gene cell must have only one gene set. Each germ cell must have only one gene set. यानी कि क्या हो रहा है बच्चों कि जो पेरेंट्स है ना, दो अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, तो दो अलग अलग का जब मिक्सचर होता है जीन्स का और वो उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहा है तो उनके पास जो ट्रेट्स आ रहे हैं ना, उन ट्रेट्स के दो अलग अलग एलिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों एलिल्स में कौन सा एक्सप्रेस कर जाएगा वो उस प्रोटीन के सिंथेसिस से डिपेंड करता है, डीएनए से, ठीक है। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंड वाई इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड बिकॉज दे आर नॉट लिंक्ड। यहाँ पर कोई लिंकेज नहीं हो रही है। अब लिंकेज क्या होती है ये आप हायर स्टडीज में जेनेटिक्स में पढ़ोगे। फिलहाल इतना समझो कि आर के लिए और वाई के लिए यानी कि राउंड सीड्स के लिए और येलो सीड्स के लिए कोई भी एलिल जो है वो आपस में लिंक्ड नहीं थी, उन्होंने खुद से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट किया है उसको। This indicates that each gene set is not a single DNA thread but in a separate independent pieces, each called a chromosome. बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्रिस्प सा है ये। आपको समझ में आ गया होगा कि जो सारे जीन सेट हैं वो सिंगल डीएनए के थ्रेड से नहीं बने हैं बल्कि अलग अलग सेपरेटेड पीसेस से बने हैं जो कि क्रोमोसोम कहलाते हैं। Now, thus each cell has two copies of each chromosome, one each from male and female parent. Every germ cell takes one chromosome. When two germ cells combine, they restore the normal chromosome number in the progeny. It ensures the stability of DNA of the
species. Such a mechanism of inheritance is used by all sexually reproducing organism. Asexually reproducing organism जो है वो भी similar rule of inheritance को ही follow करते हैं. यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों कि हर सेल के पास ना दो कॉपीज होते हैं सारे क्रोमोसोम्स के. अब वो अलग हो जाते हैं जब मियोसिस होता है तो, और फिर अलग होने के बाद एक एक दोनों के कंबाइन हो जाते हैं और वो ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं. मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं हर सेल में. तो जब जर्म सेल की मियोसिस होती है ना तो 23 अलग पेयर है ना, तो 46 हो गया टोटल, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. तो 23 अलग हो गए, 23 अलग हो गए दोनों में, पेरेंट्स में भी मतलब फादर में भी और मदर में भी. फिर फादर का एक सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम और मदर का एक सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम आपस में कंबाइन हुआ, ऑफस्प्रिंग के अंदर गया, और ऑफस्प्रिंग के अंदर फिर से वही 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब यही चीज होता है कि कौन सा कॉपी क्रोमोसोम का बच्चे के अंदर गया है, कौन सा एलिल गया है, कौन सा ट्रेट गया है, रिसेसिव वाला गया है कि डोमिनेंट वाला गया है, वो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि सेग्रीगेशन के बाद कौन सा वाला ट्रांसफर हो रहा है. अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, हाउ इट इज डन. अभी जैसे मैंने बोला आप लोगों को, फादर के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम. वाई क्रोमोसोम छोटा सा होता है साइज में, इसीलिए उसको वाई बोल दिया गया, और एक्स क्रोमोसोम एक्स शेप का होता है इसीलिए उसको एक्स क्रोमोसोम बोल दिया गया, और वो बड़ा साइज में होता है. मदर के पास यानी कि हर एक फीमेल के अंदर एक ही तरह के क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज एक्स क्रोमोसोम. तो दो एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर दो एक्स और वाई क्रोमोसोम. जब सेग्रीगेशन हुआ, जब मियोसिस हुई, तो यहाँ से दो अलग अलग हो गए, एक्स एंड एक्स अलग हो गया, यहाँ पे एक्स और वाई अलग हो गया. तो इट इज अ मैटर ऑफ चांस कि यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स कंबाइन करेगा, या यहाँ का वाई और यहाँ का एक्स कंबाइन करेगा, या यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स कंबाइन करेगा, या फिर यहाँ का वाई और यहाँ का एक्स कंबाइन करेगा. तो जहां पर भी एक्स और वाई का मिक्सचर आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, वो क्या हो गए, वो मेल हो गए. जहां पर एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन आ गया वो फीमेल्स हो गई. बहुत सिंपल. अगर आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का पुनेट स्क्वायर में आराम से सॉल्व कर सकते हो, तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन तो कुछ नहीं है, हलवा हलवा आप लोगों के लिए. तो देखो, एक्स इंटू एक्स हुआ तो फीमेल हो गए, एक्स इंटू ये वाला एक्स हुआ तो भी फीमेल हो गया, y इंटू एक्स हुआ ये वाला तो मेल हो गया, और ये y इंटू ये वाला x हुआ तो भी मेल हो गया. ऑब्वियसली मेल में x एंड y क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं, फीमेल में ही x एंड x क्रोमोसोम पाए जाते हैं. तो ऑफस्प्रिंग में जहां पर भी x एंड y होगा वो ऑब्वियसली मेल होगा. तो यहाँ पे चांसेस क्या होते हैं, 50% प्रोबेबिलिटी होती है. तो अगर कहा जाए कि एक मदर अपने बच्चे को जब पैदा कर रही है, जब वो प्रेग्नेंट है, तो वो एक बेटे को पैदा करने वाली है या बेटी को पैदा करने वाली है, ये उनके ऊपर नहीं होता. इट इज डिटरमाइंड बाय द फादर, बाय द क्रोमोसोम ऑफ द फादर, कि कौन सा क्रोमोसोम सेग्रीगेट होके आया है. क्योंकि मदर के पास तो दोनों ही एक्स है, लेकिन फादर के पास एक एक्स और एक वाई है, तो ही विल डिसाइड, हिज क्रोमोसोम्स विल डिटरमाइन कि वो वाई के साथ मेटिंग हो रही है या फिर एक्स के साथ हो रही है. तो नाउ यू नो कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर. अब आ जाते हैं हम लोग इवोल्यूशन वाले टॉपिक पे. बहुत ही शॉर्ट में मैं सिंगल स्लाइड ही बस यूज करूंगी इवोल्यूशन के लिए. अब इवोल्यूशन क्या होता है, इट इज अ ग्रेजुअल चेंज दैट टेक्स प्लेस over a period of time, over a period of time in a particular organism. In a particular organism. यानी कि
बच्चों आपको याद होगा मैंने उस टाइम पे बोला था कि पहले जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे वो आदि मानव कैसे होते थे, दोनों पैर और दोनों हाथों पे चलते थे वो, यानी कि 4 पैर वाले इंसान हुआ करते थे। धीरे धीरे उनका जो बॉडी पॉस्चर है वो थोड़ा थोड़ा इरेक्ट होते होते उन्होंने इन दोनों का इस्तेमाल करना कम किया और अपने लेग्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा चूज किया। तो उससे क्या हो गए, उनके लेग्स जो हो गए वो परमानेंटली फॉर वॉकिंग हो गए और हाथ जो हो गए इन कंपैरिजन टू लेग्स थोड़े से शॉर्ट और थोड़े से थिन हो गए, बिकॉज उनको सिर्फ मैनुअली कोई काम करना होता था। तो वो क्या हो रहे हैं, वो ग्रेजुअली चेंज होते जा रहे हैं, वो ग्रेजुअली इवॉल्व होते जा रहे हैं। इवोल्यूशन इसीलिए आता है ताकि हम ग्रेजुअली धीरे धीरे एक बेटर वे में चेंज होते जाए और जो भी सराउंडिंग है उसको हम अडेप्ट कर सके। उस सराउंडिंग को अडेप्ट करने के लिए ही इवोल्यूशन आता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है बच्चों, उसको मैं ऐसे ही ब्रीफली समझा देती हूँ। एक होता है जीन फ्लो। जीन फ्लो का क्या मतलब होता है कि एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन है, उसमें जीन का फ्लो हो रहा है। जीन का फ्लो क्या हो रहा है कि अभी मैंने बोला ना कि जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर एक पॉपुलेशन की जीन जो है दूसरे पॉपुलेशन, उसी पॉपुलेशन के लोगों में जीन फ्लो किए जा रही है तो वो क्या हो गया, जीन फ्लो हो गया। सिंपल है, बहुत सिंपल। फिर से मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। जीन फ्लो क्या है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लोकेशन। उसके अंदर जितने भी जीन्स हैं वो फिर से एक्सप्रेस हो रहे हैं, फिर से वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज कॉल्ड जीन फ्लो। फिर आ जाता है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है बच्चों कि चलो आपको डायनासोर का तो पता होगा, कैसे वो अचानक से एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि अचानक से कोई मेटियोर, ऐसा बोला जाता है कि अचानक से कोई एक मेटियोर जो है वो अर्थ में हिट कर गया और वो उस चेंजेस को सरवाइव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सारी की सारी प्रजाति, पूरी की पूरी स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो गई। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, हम नेचुरली, मतलब नेचर जो है हमारा उन ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करता है कि नहीं, इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारे ओले ओले गिरवाए थे, ये तो फिर भी जी गया, चलो इसको सेलेक्ट करो, ये काफी अच्छा स्पीशी है। और जो नहीं सरवाइव कर गया वो पूरा एक्सटेंट ही हो गया। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि जब हार्श एनवायरनमेंट की वजह से, कोई बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन की वजह से कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर उसका स्पीशीज अगर सेलेक्ट हो गया, अगर वो सरवाइव कर गया तो वो सेलेक्टेड हो जाता है, अगर सरवाइव नहीं कर पाया तो वो डिससेलेक्ट हो जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग ज्योग्राफिक आइसोलेशन पे। ज्योग्राफिक आइसोलेशन क्या हो गया, जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि एक बड़ा सा शायद लैंड हुआ करता था जो अचानक से टूट गया। अगर आप शीशे का कोई बर्तन अगर आपसे कभी टूटा होगा बिल्कुल फ्रीली ड्रॉप होकर, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े बिखर जाते हैं। तो जो टुकड़े बिखरते हैं ना, उसी तरह से आप वर्ल्ड का मैप देखना तो आपको वही लगेगा कि ऊपर से कोई एक बड़ा सा पीस ऑफ लैंड मास ऑफ लैंड होगा जो कि किसी भी रीजन की वजह से टूट गया और टूट के बिखरने के बाद सबके इरेगुलर से शेप हो गए। पर अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि अगर इनको समेटा जाए या फिर थोड़ा सा अगर कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं सारे के सारे टुकड़े आपस में पजल जैसा सॉल्व किया है ना, पजल जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते थे उसको हम लोग जोड़ते थे और एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता था। तो वो भी आप देख सकते हो कि वर्ल्ड मैप में अगर आप कोशिश करोगे तो वैसा लैंड ऑफ मास हो जाएगा। मतलब आप तो कोशिश नहीं कर सकते, पर अगर इमेजिन कर सकते हो तो वैसा हो जाएगा। तो ज्योग्राफिक आइसोलेशन में क्या हो गया कि जो भी लैंड का टुकड़ा अलग होकर एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में चला गया, वहां के स्पीशीज बिल्कुल ही अलग हो गए इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज ऑफ द अदर लैंड मास। तो अभी देखोगे इंडिया के लोग दिखने में, बातचीत करने में, उनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अलग है इन कंपैरिजन टू अफ्रीकन्स, है ना। होते तो थे एक टाइम पर पूरे के पूरे सारे एक ही लैंड मास के, लेकिन क्योंकि उनको आइसोलेट कर दिया गया बहुत सारे ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, तो उनका रहने का तरीका, उनके बॉडी का अपीयरेंस, उनका सब कुछ हमसे डिफर हो गया। तो ये हो गया ज्योग्राफिक अपीयरेंस। अब आ जाते हैं हम लोग
क्लासिफिकेशन पे, इवोल्यूशन को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको ऑर्गन्स के बारे में समझा देती हूँ। एक होते हैं होमोलोगस ऑर्गन और एक होते हैं एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का क्या मतलब होता है कि ओरिजिन दो अलग अलग स्पीशीज के सेम है, ठीक है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो डिफर कर गया। अब देखो, अगर आप लिम्स देखोगे कुछ एनिमल्स के, ह्यूमन बींग्स के, बर्ड्स के, तो वो जो फंक्शन कर रहे हैं ना बर्ड्स के, तो वो फेदर्स बन गए, वो क्या हो गए, उनका ओरिजिन सबका सेम है, ठीक है, ओरिजिन अगर देखा जाए तो सबका सेम है, सब उसी पार्ट की उसी स्ट्रक्चर से ही बने हुए हो रहे हैं, पर फंक्शन उनका डिफरेंट हो गया। यानी कि फिशेस में जो फिन्स हैं वो स्विमिंग करने के लिए बन गए, उसके बाद बर्ड्स में जो फेदर्स हैं वो फ्लाई करने के लिए बन गए, और हमारे में वॉकिंग करने के लिए और बेसिकली लोकोमोशन के लिए। एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इवोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं बच्चों। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इवोल्यूशन का, एंड आई होप कि आपको ये वाला चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही है, कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ में आया हो, जस्ट कमेंट डाउन और मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी उसी कमेंट के रिप्लाई में। एंड अगर आपको सब चीजें समझ में आ गई, अगर सब कुछ आपको अच्छा लगा, देन गिव अ थम्स अप, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर क्लासमेट्स ऑल्सो। और हाँ, एक चीज का जरूर याद रखना कि हमारा क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप जरूर से जरूर क्रैश कोर्स को अटेंड करो। ऐप पे साइंस एंड फन का ऐप डाउनलोड करो एंड अटेंड द क्रैश कोर्स ऑफ फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच बच्चों एंड ऑल द बेस्ट।